ऑल। मैं चंद्रभान प्रसाद एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है। तो सवाल यह है कि बाबा साहब की कौन कौन सी रचनाओं को पढ़कर आप अम्बेडकरवादी बन सकते हैं। उन्होंने तो बहुत ज़्यादा लिखा है, सब कुछ पढ़ना सबके बस की बात नहीं है, पर जो मेरे जजमेंट में सबसे प्रायोरिटी के साथ पढ़ना चाहिए वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली जो उनकी किताब है, जो उनका ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर जनरल को लिखा था, और दूसरा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अम्बेडकर की बाबा साहब की रचना है, वो है शेड्यूल्ड कास्ट इमेंसिपेशन ड्राफ्ट मैनिफेस्टो। यह 17th वॉल्यूम के पार्ट 1 में है। 19 पेज का यह डॉक्यूमेंट है, 385 पृष्ठ से 403 पृष्ठ तक। यह दिल्ली में रिलीज हुआ 7 अक्टूबर 1951 के लिए, जो आगामी दिसंबर और जनवरी लोकसभा के पहले चुनाव के लिए। इसमें वो वादा करते हैं कि हम चुने जाएंगे तो क्या क्या स्टेप्स लेंगे, क्या क्या प्रॉमिसेज वो कर रहे हैं लोगों से। और वो प्रॉमिसेज बड़े महत्व की हैं, क्योंकि पहली बार डॉक्टर अम्बेडकर ने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लिखा जिसके टाइटल में है कि दलितों की मुक्ति कैसे होगी। तो ये जो है पढ़ना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं मालूम कि बगैर शेड्यूल्ड कास्ट इमेंसिपेशन ड्राफ्ट मैनिफेस्टो के पढ़ने के बगैर इसको पढ़े कोई अम्बेडकरवादी कैसे हो सकता है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतना फंडामेंटल राइटिंग बाबा साहब की, जो महाराष्ट्र के एडिटर्स थे, 17th वॉल्यूम में क्यों छापा, पहले वॉल्यूम में क्यों नहीं छापा। बगैर इसके पहले जो लोग अम्बेडकरवादी बने थे वो कैसे अम्बेडकरवादी होंगे, जिन्होंने ये नहीं देखा कि बाबा साहब दलितों की मुक्ति के बारे में क्या सलाह दे रहे हैं। तो यही एक वजह है। अब अम्बेडकरवाद एक कुटीर उद्योग की तरह हो गया है, जो जिस तरह से चाहे वो अम्बेडकरवाद को डिफाइन कर देता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से समुद्री डाकू बड़ी बड़ी जहाजों को लूट लेते थे, वैसे ही दलितों में कुछ लोग अम्बेडकरवाद को लूट ले गए हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो दलित सभ्य जुबान के, सिविलाइज्ड टंग के जो मालिक थे, वो देखते देखते गालीबाज कैसे बन गए। अगर शेष समाज का कोई व्यक्ति वॉच करे दलित डिस्कोर्स पर, और कुछ लोग वॉच भी करते होंगे, तो उनको लगेगा कि ये बहुत ही दुष्ट समाज है जो आपस में गाली गलौज करता है। छोटा सा भी डिफरेंस है तो एक दूसरे को गालियां देता है। तो शेड्यूल्ड कास्ट इमेंसिपेशन ड्राफ्ट मैनिफेस्टो सेकंड प्रायोरिटी पर है। मुझे इसको सबको पढ़ना चाहिए जो अम्बेडकरवादी बनने का शौक रखते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं संक्षेप में आपके सामने रख दे रहा हूं।
इस मैनिफेस्टो में बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि हायर क्लास और लोअर क्लास लोअर क्लास में वो ट्राइबल्स और ओबीसी को भी जोड़ते हैं। The artificial distinction between higher classes based on birth must come to an end, but it cannot come to an end except by raising the lower classes to the higher classes in the matter of education। बहुत सारे लोगों ने दलित समाज की मुक्ति के बहुत सारे तरीके बताए हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का 1981 में 51 में 1951 में लिखा गया यह डॉक्यूमेंट ये कहता है कि हायर क्लास और लोअर क्लास के बीच डिस्टिंक्शन जो है, जो खाई है, वह लोअर क्लास के एजुकेशनल एडवांसमेंट से ही खत्म की जा सकती है। अब जो लोग यह सोचते हैं कि नहीं इसको खत्म करने का तरीका तो पॉलिटिकल पावर है, वो बताएं ये बाबा साहब ने वो कहाँ लिखा है ऐसी बात। फिर मैनिफेस्टो आगे बढ़ता है और बाबा साहब लिखते हैं कि गरीबी कैसे खत्म होगी लोगों की। तो उन्होंने कहा गरीबी तब तक नहीं खत्म होगी जब तक हमारी कृषि की उत्पादकता नहीं बढ़ जाती है। तो कृषि की उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, वह पृष्ठ 392 पर कहते हैं कि एग्रीकल्चर मस्ट बी मैकेनाइज्ड। एग्रीकल्चर इन इंडिया कैन नेवर बिकम प्रॉस्परस सो लॉन्ग एज द मेथड ऑफ कल्टीवेशन रिमेन्स प्रिमिटिव। जब तक कृषि को मैकेनाइज नहीं किया जा सकता, नहीं किया कर दिया जाता, तब तक हमारी कृषि प्रॉस्परस नहीं होगी। यह बाबा साहब उस समय बात कर रहे हैं जब लोग जो है मशीनों का खेती में उतारने का विरोध कर रहे थे। कुछ लोगों ने ट्रैक्टर भी इंपोर्ट किया था विदेशों से, तो उसका भी विरोध होता था कि इससे गरीबों की मजदूरी चली जाएगी। दूसरा वो कह रहे हैं टू मेक मैकेनाइज्ड फार्मिंग पॉसिबल, कल्टीवेशन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय लार्ज फार्म्स। उनका कहना है कि फार्मिंग को जो है अच्छा बनाने के लिए छोटे छोटे खेतों को मर्ज करके बड़े बड़े फार्म में खेती की जाएगी। यह बात बाबा साहब उस समय कह रहे हैं जब कम्युनिस्ट लोग स्लोगन लगा रहे थे लैंड टू द टिलर, यानी जो जिस पर खेती कर रहा है वो उसी का मालिक होगा। यानी करोड़ों लोग खेती कर रहे हैं छोटे छोटे खेत पर, तो उसके मालिक बन जाएंगे। इतना ही विजन था। बाबा साहब ने अमेरिका देखा था, बाबा साहब ने यूरोप देखा था, वहां देखा था कि किस तरह से बड़े फार्म्स पर खेती होती है। फिर वो कह रहे हैं टू इंक्रीज द यील्ड, मतलब उत्पादकता बढ़ाने के लिए देयर मस्ट बी प्रोविजन फॉर एडिक्वेट मैन्यूरिंग एंड फॉर द सप्लाई ऑफ हेल्दी सीड्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूरोप और अमेरिका में पहले आए थे, भारत में बहुत बाद आया। तो वो ये कह रहे हैं, इसको मैं इस तरह से इंटरप्रेट करूंगा कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जिसे यूरिया डाई वगैरह आज कहते हैं, भारत में इंटर हुआ था सुर्रा के रूप में। तो जब तक ये और एडवांस हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल जब तक नहीं होता है, तब तक हमारी खेती की उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। फिर और मैनिफेस्टो आगे बढ़ता है तो बाबा साहब ये कहते हैं कि हम जो है हर तरह की इंडस्ट्री को एडवांस करेंगे। पेज 391 पर वो लिखते हैं कि जहां जहां सरकारी कंपनी की जरूरत होगी वहां सरकारी कंपनी की लगाएंगे, हम अलाउ करेंगे। जहां जहां प्राइवेट सेक्टर की जरूरत होगी वहां हम प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करेंगे। इसका इंटरप्रिटेशन मेरा ये है कि वह स्टेट कैपिटलिज्म
की स्थापना कर रहे हैं, साथ साथ पैरेलल कंपटीशन के लिए प्राइवेट कैपिटलिज्म की भी अवधारणा रख रहे हैं। और बाबा साहब पहले ऐसे व्यक्ति थे, अंग्रेज लोगों ने रेलवे बनाया था जरूर, कोयलरी जरूर खोला था, लेकिन उन्होंने इसको कोई आइडियोलॉजी नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है ट्रांसपोर्ट को ठीक करने के लिए, तो हम रेलवे बना रहे हैं। पर बाबा साहब बोल रहे हैं कि नहीं, हम एक व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भारतीय स्टेट भी बिजनेस में रहेगा, भारतीय स्टेट भी इंडस्ट्री चलाएगा। और अगर मान लीजिए भारतीय स्टेट पब्लिक सेक्टर नहीं खड़ा किया होता तो जो भी स्कॉलरशिप वगैरह दलितों को मिलती है, बाकी लोग ताना मारते कि हमारे टैक्स के पैसे से इनकी पढ़ाई हो रही है। फिर आगे बढ़ते हैं तो वो पॉलिटिकल एडवाइस देते हैं अपने लोगों को और कहते हैं कि जो है आरएसएस और हिंदू महासभा से हमारे लोग दूर रहें। वहीं उनका कहना है कि लेफ्ट पार्टी से भी हमें दूरी बनाकर रखना है। उन्होंने ओबीसी समाज के लिए एक ऑफर दिया था। वो कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि ओबीसी समाज के लोग हमारे साथ आएं, और अगर वो आते हैं तो हम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नाम बदलकर बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन रख देंगे। पर ओबीसी के लोग उनके साथ नहीं आए। बाबा साहब इस मैनिफेस्टो में इंश्योरेंस के राष्ट्रीयकरण की भी वकालत कर रहे हैं, और जो बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने जो जनरल इंश्योरेंस का और बाकी इंश्योरेंस का जो नेशनलाइजेशन किया, तो शायद बाबा साहब की किताब नेहरू भी पढ़ते थे, और मैनिफेस्टो तो हर व्यक्ति हर पार्टी का पढ़ता था उसमें। और जैसा कि दलित लोगों ने, दलित इंटेलेक्चुअल्स ने ऐसा समाज में भ्रम फैलाया है कि नेहरू, गांधी जी और नेहरू लड़ते रहते थे, और नेहरू जी गांधी जी अम्बेडकर साहब को परेशान किया करते थे, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। बाबा साहब ने एक किताब लिखा, व्हाट कांग्रेस एंड मिस्टर गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स। उसको लेकर लोग घुमा करते थे कि देखो कांग्रेस के बारे में बाबा साहब ने क्या क्या कहा है, पर उन्होंने कभी ये नहीं बताया अपने फॉलोअर्स को कि इस किताब के लिखने के बाद बाबा साहब नेहरू की कैबिनेट में मंत्री के रूप में शामिल हो गए थे। तो यह भ्रम फैलाया जाता है और लोग इसको मानते हैं। दलितों में जो दारू पीते होंगे बड़े खुश हो जाएंगे। बाबा साहब ने उसमें महाराष्ट्र और गुजरात में दारू पर प्रतिबंध था, जैसे कि आज बिहार में है और गुजरात में। तो उन्होंने कहा हम इसको तुरंत खत्म कर देंगे, ये प्रोहिबिशन, और इससे जो पैसा आएगा एक्साइज से, वो वेलफेयर के कार्यक्रमों में हम उसको खर्च करेंगे। फिर फॉरेन पॉलिसी पर बाबा साहब आते हैं और वो कहते हैं कि हमें, उस समय दुनिया दो साइड में बट गई थी। एक कम्युनिज्म, रूस के नेतृत्व में एक कम्युनिस्ट दुनिया थी, रूस, चाइना और बहुत सारे यूरोप के देश। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में कैपिटलिस्टिक दुनिया है। तो बाबा साहब बोलते हैं कि हमें अमेरिका के साथ जाना चाहिए। आज अमेरिका के साथ जाने में होड़ लगी हुई है लोगों की, पार्टियों में। बाबा साहब 1951 में कह रहे थे कि अमेरिका हमारे लिए बेटर सूट करता है, और उन्होंने इस मैनिफेस्टो में कहा है कि जो है कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना के इतने फेवर में क्यों रहते हैं, चाइना के लिए परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों मेंबरशिप मांग रहे हैं, क्यों नहीं भारत के लिए मांगते। और उन्होंने कहा कि चाइना का साथ देने की वजह से अमेरिका नाराज हो गया है और हमको पूंजी और कैपिटल टेक्नोलॉजी मिलना
मुश्किल हो गया है। तो यह दूरदृष्टि बाबा साहब की 1951 में 1951 में हुई, और बहुत ही मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि शेड्यूल एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें शेड्यूल कास्ट की मुक्ति के बारे में उन्होंने बताया है, उसको 17th वॉल्यूम में क्यों छापा गया, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें वॉल्यूम में क्यों नहीं छापा गया। अब इसकी वजह से तमाम गलत लोग बाबा साहब को बगैर जाने बाबा साहब का मिशन लेकर निकल पड़े, और उसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। बाबा साहब अपने मैनिफेस्टो में यह भी कहते हैं कि मैं किसी इज्म को नहीं मानता, किसी इज्म को नहीं फॉलो करता, सोशलिज्म, गांधीज्म वगैरह वगैरह। तो अब सवाल यह है कि बाबा साहब का अपना इज्म क्या है, अम्बेडकरिज्म क्या है, ये सब जानने के लिए इस शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो को 17th वॉल्यूम पार्ट 1 में है, आपको जरूर ही पढ़ना चाहिए। जो मिस्टेक्स अतीत में हो चुकी हैं वह मिस्टेक हमें नहीं करनी है। और कितना ताज्जुब होता है कि बाबा साहब बोल रहे हैं अपर कास्ट लोअर क्लास के बीच की खाई कम करने के लिए एजुकेशन ही मात्र एक हथियार है। और आज दलित नेताओं, दलित मिशनरीज, दलित MP MLAs के एजेंडे से एजुकेशन बाहर है। वो बाबा साहब ये भी कहते हैं कि हम सामान्य प्राइमरी या हाई स्कूल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं हम तो हायर एजुकेशन की बात करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन अब्रॉड यानी विदेश में जाएं हमारे लोग पढ़ने के लिए, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, सोचिए जरा कि अगर 1951 में बाबा साहब इस बात को कह रहे थे कि हम अपने लोगों को विदेश भेजेंगे, चाहे इसके लिए दारूबंदी को खोल करके पैसा क्यों न लेना पड़े, तो विदेश में पढ़ाई के लिए दलितों को सुविधा दी जाए। आज इतने दिनों बाद हमारे नेता, विचारक, दार्शनिक, प्रोफेसर्स, मिशनरीज ये इस बात को क्यों नहीं सोच पा रहे हैं। कहीं न कहीं तो भारी मिस्टेक हमारे नेताओं, मिशनरीज से हो चुकी है, जिसका मूल्य हम आज पे कर रहे हैं। बाबा साहब यह भी कहते हैं कि एजुकेशन के बाद आर्मी में सर्विस, सिविल सर्विस में, तमाम जगह हम अपने लोगों को भरेंगे। आज सरकारी नौकरियां जा रही हैं। अगर कोई दलित इस किताब को पढ़ा होता तो बोलता बाबा साहब ने बोला था एजुकेशन के बाद सरकारी नौकरी सबसे महत्वपूर्ण है, तो हमें इस एजेंडे को लेकर आगे चलना है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। अगले एपिसोड का आप इंतज़ार करिए। तीसरी ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण किताब है बाबा साहब की जिसे पढ़कर अम्बेडकरवादी बना जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको दलित नोट पावर को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें और संभव हो तो कंट्रीब्यूट भी करें। जय भीम, जय भारत।